Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 16 of the course Business System Development. Today we will be talking about further designing forms and reports. Before we formally start today's lecture, let me remind you what we have discussed in our previous lecture. Here is the summary. We actually talked about the databases. If we go further back, we come to know that we started our discussion, we started our business process development by initiating and planning, then by selection, then we continued our discussion on the analysis part. हमने ये देखा था कि requirements को कैसे analyze किया जाएगा, रिक्वायरमेंट्स को कैसे डिटरमिन किया जाएगा, रिक्वायरमेंट्स को डिटरमिन करने के क्या पॉसिबल मेथड्स और क्या इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, ऑन साइट ऑब्जर्वेशन हो सकती हैं, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं. इसके बाद हम कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन की तरफ आए, डाटा मॉडलिंग की तरफ आए, जिसमें हमने डिफरेंट किस्म के हमने एक्चुअली मॉडल्स को डिस्कस किया, डाटा मॉडल्स को डिस्कस किया कि जो रिक्वायरमेंट्स डिटरमिन हो गई हैं उनको कैसे बेहतर तौर पर रिप्रेजेंट किया जा सके. इसके बाद हम एक्चुअली डिज़ाइन फेज़ की तरफ आ जाए, जो कि हमारा फिजिकल डिज़ाइन है. यहाँ पे हमने डेटाबेस को डिज़ाइन करने की बात की. याद रखिए कि इसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन का फेज़ है वहाँ पे एक्चुअली कोडिंग है. ठीक है, कोडर अपनी तरफ से कोई रिक्वायरमेंट्स डिटरमिन नहीं करेंगे, कोई डिसीजन नहीं लेंगे. कोडर्स का सिंपली काम ये है कि जितना डिटेल्ड डिज़ाइन है उसको वो फॉलो करें. ठीक है, सो हम डिटेल्ड डिज़ाइन की बात कर रहे हैं. हमने जो है वो डेटाबेस तक को डिज़ाइन कर लिया है. और जो हमारे पास ईयर डायग्राम्स आई थी, ईयर डायग्राम्स या क्लास डायग्राम कैसे आपकी डेटाबेस के डिज़ाइन में कन्वर्ट होती हैं, शिफ्ट होती हैं, इनको हमने डिटेल में देखा. और डेटाबेस से रिलेटेड जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज थी उनको हमने देखा, जैसे कि आपके टेबल्स, जो कि आपकी ईयर डायग्राम में जो एंटिटी होती है, एंटिटी नेम होता है, वो एज इट इज़ यहाँ पे टेबल बन जाता है. वहाँ पे जो एंटिटी के एट्रीब्यूट्स होते हैं वो यहाँ पे टेबल की फील्ड्स या टेबल के कॉलम बन जाते हैं. ईयर डायग्राम में जो आपका आइडेंटिफायर होता है, एंटिटी आइडेंटिफायर होता है, वो यहाँ पे आपका प्राइमरी की बन जाता है. ठीक है, सो बेसिकली हमने अपनी ईयर डायग्राम को ही डेटाबेस में कन्वर्ट कर लिया. और ये एक बड़ा बेहतरीन स्टेप है जिससे हम डेवलपमेंट और एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बड़ी आसानी से मूव कर सकते हैं. कुछ और कंसर्न्स थे डेटाबेस डिज़ाइन के जिनको हमने डिटेल में देखा, जैसे कि इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है कि आपके जो टेबल्स हैं, जिनको हम रिलेशंस भी कहते हैं, ये वेल स्ट्रक्चर्ड हों, जिसका मतलब ये है कि उसमें रिपीटेशन ऑफ डाटा ना हो, रिडंडेंसी ना हो, डुप्लीकेशन ना हो. क्योंकि अगर डुप्लीकेशन हो गई है, एक फील्ड में एक रिकॉर्ड 2 दफ़ा आ रहा है या सेम नेम 2 दफ़ा आ रहा है, ठीक है, ये दूसरे टेबल में वो फिर इसी तरह पूरे रिकॉर्ड रिपीट हो रहे हैं, सो ये एक डेटाबेस बन जाएगी. ठीक है, टेबल्स रिलेशंस बन जाएंगे, लेकिन ये वेल स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस नहीं होगी. और वेल स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस ना होने की वजह से आपके ढेर सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, इंसर्शन से रिलेटेड, मॉडिफिकेशन से रिलेटेड, डिलीशन से रिलेटेड. तो हमने फिर क्या करना है, जो हमारे पास रिलेशंस हैं, जो हमारे पास टेबल्स हैं, अगर तो वो वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं है तो उनको हम वेल स्ट्रक्चर्ड बनाते हैं. और वेल स्ट्रक्चर्ड बनाने के लिए हम उसको नॉर्मलाइज करते हैं. नॉर्मलाइज की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, तकरीबन 6 फॉर्म्स हैं. हम नॉर्मलाइजेशन की फॉर्म को जो है वो यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे. ब्रीफली मैंने आपको ये बताया, जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म थी या सेकंड नॉर्मल फॉर्म थी, वो ये था कि अगर आपके टेबल में रिडंडेंसी है और रिपीटेशन है, कोई यूनिक आइडेंटिफायर नहीं है, ठीक है, तो आप जो है वो रिडंडेंसी और रिपीटेशन को रिमूव करते हैं और उसको अपने रिलेशन को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ले आते हैं. फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए अगर आपका सेम टेबल था, उसको 2 टेबल्स में ब्रेक डाउन भी करना पड़े तो आप ब्रेक डाउन करते हैं ताकि रिपीटेशन और रिडंडेंसी को रिमूव किया जा सके. इसी तरह हमारे पास सेकंड नॉर्मल फॉर्म भी है, फिर बाकी नॉर्मल फॉर्म्स भी हैं. सो आप नॉर्मलाइज करते हैं, आप डिपेंडेंसी को रिमूव करते हैं,
आप ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है या जो है वो कोई और डाटा डिपेंडेंसी है या नॉन की एट्रीब्यूट्स जो है वो की एट्रीब्यूट्स पर डिपेंडेंट हैं, ऐसे ढेर सारे मसले मसाइल आपके डेटाबेस से रिलेटेड हो सकते हैं। सो इन सब को जो है वो नॉर्मलाइज किया जाता है। इसके अलावा आपके डेटाबेस डिज़ाइन में हमने ये चीज़ भी डिस्कस की कि आप देखें जो आपकी फील्ड्स हैं, जो आपके कॉलम हैं, वही एट्रीब्यूट्स जो आपके एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में थे वो यहाँ पे फील्ड्स बन गई हैं। जैसे कि स्टूडेंट के एट्रीब्यूट से स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट का एड्रेस, अब ये चीज़ें यहाँ पर जो है वो फील्ड्स बन गई हैं। स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर एक फील्ड है, स्टूडेंट का एड्रेस एक फील्ड है, ठीक है। सो फील्ड किस किस्म का डाटा एक्सेप्ट करेगा, उसकी डाटा टाइप क्या है, उसकी रेंज लिमिट क्या होगी, ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लिसिटली आइडेंटिफाई करते हैं। आप कहते हैं डेट ऑफ बर्थ जो है वो इतने कैरेक्टर्स का है। डेटाबेस डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट जो है वो ये होगा कि पहले डे, फिर मंथ और फिर ईयर होगा, ठीक है। इसी तरह लेंथ स्पेसिफाई करते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो है वो आप इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, ये फॉर्मेट आप इस तरीके से और डाटा टाइप्स आप इस ऑब्जेक्टिव से स्पेसिफाई करते हैं कि ये ओवरऑल सिस्टम की एफिशिएंसी दे, स्टोरेज में जो है वो जगह कम से कम ले, ठीक है। इसी तरह जो है वो परफॉर्मेंस के लिहाज से, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के लिहाज से जो है ये बेहतरीन टाइम दे और अच्छे और मुनासिब टाइम में जो है वो रिजल्ट्स रिट्रीव हो जाएं। सो ये सारी चीज़ें जहन में रखते हुए आप डेटाबेस की स्पेसिफिकेशन की तरफ जाते हैं। सो दैट वाज द डिटेल्स रिलेटेड टू द प्रीवियस लेक्चर। लेट अस नाउ प्रोसीड टुवर्ड्स द आउटलाइन ऑफ टुडेज लेक्चर। आज ये भी बताता चलूँ कि हमारा कोर्स आप जानते हैं कि मेनली 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में हमने सिस्टम डेवलपमेंट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फीचर्स हैं वो देखे थे। फिर हमने सिस्टम प्लानिंग और सिलेक्शन क्या होती है, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड हमने चीज़ें देखी थी। फिर पार्ट 3 में हमने सिस्टम एनालिसिस को डिस्कस किया था, जिसमें आपकी सिस्टम एनालिसिस में हमने रिक्वायरमेंट्स डिटर्मिनेशन से रिलेटेड हमने 3-4 लेक्चर्स में डिस्कशन की थी। हम एक्चुअली अब सिस्टम डिज़ाइन की तरफ मूव हो चुके हैं। यहाँ पे हम फिजिकल डिज़ाइन की बातें कर रहे हैं, डेटाबेस डिज़ाइन की बातें कर रहे हैं। आज हम फॉर्म डिज़ाइन की बातें करेंगे, ठीक है। मज़ीद भी अगर आपका बिजनेस प्रोसेस जो है वो एक किसी इंटरनेट सिस्टम से रिलेटेड है, इंटरनेट बिजनेस है, ठीक है, उसके लिए क्या डिटेल्स हैं, नेटवर्क की क्या डिटेल्स हैं, ये डिस्कशन हमारी सिस्टम डिज़ाइन में कंटिन्यू रहेगी और लास्टली पार्ट को भी हम अपने आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। सो आइए बात करते हैं द आउटलाइंस ऑफ टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि फॉर्म्स और रिपोर्ट्स कैसे डिज़ाइन की जाती हैं। आपकी डेटाबेस में फॉर्म्स भी होंगे, रिपोर्ट्स भी होंगी, ठीक है, या आपका बिजनेस प्रोसेस ऐसा है जिसमें फॉर्म्स और रिपोर्ट्स होंगी। तो फॉर्म्स और रिपोर्ट कैसे काम करती हैं, उनको डिज़ाइन करने के लिए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, इसको हम आज के लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। फॉर्मेटिंग के क्या रूल्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रिपोर्ट की बात करते हैं तो रिपोर्ट इस तरीके से आप डिज़ाइन करें कि वो प्रिंटेबल फॉर्म में कन्वीनियंट हो, ठीक है, वो प्रिंटर फ्रेंडली वर्जन हो। इसके अलावा और भी जो रेलेवेंट चीज़ें हैं उनको जहन में रखते हुए आप अपने फॉर्म्स और रिपोर्ट्स को डिज़ाइन करते हैं। हम फॉर्म्स में कलर यूज़ कर सकते हैं, शेड्स यूज़ कर सकते हैं ताकि यूजेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन जो है वो इम्प्रूव हो जाए। हमारे अगर फॉर्म में टेक्स्ट हैं, टेबल्स हैं, कोई लिस्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। हमने इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस देना है कि फॉर्म्स या आपका डेटाबेस इस तरीके से डिज़ाइन हो कि उसमें यूजेबिलिटी के फैक्टर बहुत ज़्यादा हो। अब यूजेबिलिटी से मुराद ये भी है कि आप एक सिस्टम के साथ, एक बिजनेस प्रोसेस के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं और उसमें जो है वो आपका टेक्स्ट अगर बहुत स्मॉल फॉर्मेट में है, फॉन्ट साइज बहुत छोटा है, ठीक है, और इवन एक नॉर्मल बंदे को कंप्यूटर के आगे यूँ मूव होकर जो है वो टेक्स्ट को पढ़ना पड़ता है। अब ये पुअरली डिज़ाइंड है, ये यूजेबिलिटी इसमें जो है वो पुअर यूजेबिलिटी है। इसी तरह अगर कलर थीम्स नहीं है, ठीक है, इसी तरह अगर नेविगेशन नहीं है, ठीक है, नेविगेशन का मतलब ये है कि आपने
इस फॉर्म पे आ गए। अब यहाँ पे कोई सर्टन ऑपरेशन आपने परफॉर्म कर लिया, लेट्स से कोई इंसर्ट करनी थी। अब यहाँ से आप कहाँ जा सकते हैं? एग्जिट का बटन है, बैक का बटन है, कोई फ्रंट का बटन है, किसी और लिंक पर क्लिक करना है, ठीक है। सो नेविगेशन जैसी चीज़ें भी जो है वो होनी चाहिए। सो यूजेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा आपने फोकस रखनी है और यूजेबिलिटी को सामने रखते हुए आपने चीज़ों को डिज़ाइन करना है। सो यही हम आज के लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। So as you are aware that we are in the mainly we are in this part, design part, और यहाँ पे हम बातें कर रहे हैं फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स की। इसके बाद हमारे डायलॉग्स एंड इंटरफेसेस हैं, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ डिस्कशन होगी डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन की, डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरनेट सिस्टम्स, इनको भी हम देखेंगे। सो लेट अस हैव अ लुक ऑन दी फॉर्म्स एंड दी रिपोर्ट्स। फॉर्म्स और रिपोर्ट्स, इन दोनों में फ़र्क है। फॉर्म क्या है? एक बिजनेस डॉक्यूमेंट है जिसमें प्री डिफाइंड डाटा है, ठीक है, जिसमें जो है वो प्री डिफाइंड डाटा के अलावा जो है वो आपसे कुछ मज़ीद इनपुट मांगी जा सकती है। जैसे कि एक फॉर्म आप फिलअप करते हैं, एडमिशन फॉर्म आप फिलअप करते हैं, उसमें कुछ प्री डिफाइंड डाटा है। लेट्स से एजुकेशन में लिखा होता है कि आपने मैट्रिक किया है, FA किया है या बैचलर्स किया है, तो आप किसी एक को सेलेक्ट करते हैं। सो ये प्री डिफाइंड डाटा है। कुछ डाटा आपसे एडिशनली मांगा जाता है, जैसे कि नेम क्या है, नेम प्रोवाइड करें। नेम लिखा होता है और आगे ब्लैंक स्पेस होती है ताकि आप उसमें अपना नेम फिलअप कर सकें। और यही वो फॉर्म है जिसका डाटा आपकी डेटाबेस में एक रिकॉर्ड के तौर पर आएगा। यही फॉर्म है जो फिलअप होने के बाद जो डाटा आया है वो आपकी डेटाबेस में एक रिकॉर्ड बन जाएगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक स्टूडेंट है जिसने नया एडमिशन लिया है और उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एडमिशन के लिए कंसिडर हो गया है। अब इस स्टूडेंट का डाटा जो है वो हमने डेटाबेस में डालना है। एज्यूम कर रहे हैं कि ये फॉर्म पहले मैनुअल था, ठीक है। सो आपने क्या किया, एक स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप किया, नेम, एड्रेस, प्रीवियस क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें, कॉन्टैक्ट नंबर ये दे दी। अब ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी ये फॉर्म से जो है वो आपका डाटा ऑपरेटर, ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर वो डाटाबेस में एंटर करता है। नेम उसका ये है, एड्रेस उसका ये है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो फॉर्म में कुछ पहले से भी डिफाइंड डाटा होता है, कुछ आप जो है वो मजीद डाटा भी डालते हैं। ये मैनुअल फॉर्म के अलावा जो है वो आपका कंप्यूटराइज फॉर्म भी हो सकता है। लेट्स से आप याहू ईमेल में या जीमेल में अगर अकाउंट बनाते हैं तो क्या हो रहा है कि आपके सामने एक फॉर्म खुल जाता है। आप अपना यूज़र नेम स्पेसिफाई करें, पासवर्ड दें, ठीक है। इसके अलावा जो है वो अगर अल्टरनेट ईमेल एड्रेस है वो प्रोवाइड करें, फिर सेव का बटन प्रेस करें, ठीक है। सो ये नॉर्मल फॉर्म में भी, ये कंप्यूटराइज फॉर्म में भी जो आप डाटा फीड करने हैं ये आपकी डाटाबेस में एक इंस्टेंस बन जाएगा, एक रिकॉर्ड बन जाएगा, ठीक है, जो कि लेटर ऑन रिट्रीव किया जा सकता है। सो फॉर्म्स एक्चुअली क्या कर रहे हैं, आपके यूजर से, एंड यूजर से डाटा को लेकर और फीड किया जा रहा है। एंड यूजर से डाटा को लेकर फीड किया जा रहा है। जिस तरह अगर हम इंस्ट्रक्टर की बात करें, इंस्ट्रक्टर आपके जो आप एग्ज़ाम देते हैं, सेशनल एग्ज़ाम हैं या टर्मिनल एग्ज़ाम हैं, उनके जब मार्क्स एंटर करते हैं आपके वी-कॉमसेट्स के सिस्टम पर, LMS सिस्टम पर, तो उनके सामने एक फॉर्म खुल जाता है। फॉर्म में प्री डिफाइंड डाटा है, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, दिस, पहले तो क्लास और मॉड्यूल नंबर और मॉड्यूल कोड और सेशन, ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। लेट्स से वो फॉर्म है बिजनेस इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट और उनका सेशनल 1 के रिजल्ट्स जो है वो सबमिट करने हैं, ठीक है। अब इस क्लास में जितने स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं उन सब का नाम होगा, ठीक है। हर नाम के अगेंस्ट जो है वो इंस्ट्रक्टर मार्क्स फिलअप करता है और उसको पता है कि मैक्सिमम मुझे 10 में से जो है वो नंबर देने हैं, 8 हैं, 7 हैं, 9 हैं, 10/10 हैं, ठीक है। सो ये प्री डिफाइंड डाटा था जो कि एंड यूजर ने फिलअप किया। अब ये जो रिकॉर्ड फिलअप हो गया है ये डेटाबेस का एक इंस्टेंस बन जाता है। रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो रिपोर्ट फॉर्म से ऐसे डिफरेंट है कि फॉर्म में आप डाटा को फीड करके रिकॉर्ड बना रहे हैं, जबकि रिपोर्ट जो है वो आपको डाटाबेस का एक रिकॉर्ड रिट्रीव करके दे रही है, या डाटाबेस के कई रिकॉर्ड्स रिट्रीव करके दे रही है और ये रीड ऑनली पर्पस के लिए हैं। सो फॉर्म में इंसर्शन हो रही है डाटा की, यहाँ पे आप जो है वो रिट्रीव कर रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, ठीक है।
जैसे अक्सर हम कहते हैं रिपोर्ट दें मुझे, ठीक है। रिपोर्ट दें का मतलब यह है कि कुछ पहले से प्रोग्रेस हुई है, काम है, कुछ चीज़ें सेव पड़ी हैं, वो मुझे आप प्रोवाइड करें, ठीक है। अगर इंस्ट्रक्टर से कोई ये कहे कि आप अपने सेशन 1 के रिज़ल्ट की रिपोर्ट दें, तो वो क्या करता है कि जो रिज़ल्ट्स एंटर हैं उनको प्रिंट कर देता है रिपोर्ट की सूरत में। जी ये रिपोर्ट है, इसमें इतने स्टूडेंट्स का A+ है, इतने स्टूडेंट्स ने जो है वो A ग्रेड लिया है, वगैरह वगैरह। सो ये क्या है, ये एक पैसिव डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इसमें रिपोर्ट में आप डाटा इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, आप सिर्फ व्यू कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि ये किसी एक डेटाबेस से रिजल्ट आ रहा हो या कई डेटाबेसेस के टेबल से भी रिजल्ट आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेम डेटाबेस की बात करें तो सेम डेटाबेस में कई टेबल्स हैं। एक स्टूडेंट का अकाउंट्स का टेबल है, एक स्टूडेंट का जो है वो एग्ज़ाम का टेबल है, एक स्टूडेंट का जो है वो किसी एक मॉड्यूल में स्कोर का टेबल है। अब अगर आप ये देखना चाहते हैं कि क्या ये स्टूडेंट अगले सेमेस्टर में एनरोल हो सकता है, तो आप इन तीनों टेबल से रिजल्ट रिट्रीव करते हैं कि इसने सारे मॉड्यूल्स भी प्रीवियस सेमेस्टर के पास करनी है, इसका CGPA 2.0 से ऊपर है, प्लस इसके अकाउंट्स भी क्लियर हैं, ठीक है, एग्ज़ाम डिपार्टमेंट भी इसको क्लियर कर रहा है। तो एक डेटाबेस के 3 मुख्तलिफ टेबल से आपने एक रिपोर्ट जनरेट की इस स्टूडेंट के बारे में कि यस ये अगले सेमेस्टर में एनरोल हो सकता है। रिपोर्ट्स की कुछ टाइप्स होती हैं, कुछ स्केड्यूल्ड रिपोर्ट्स हैं, कुछ आपके की इंडिकेटर्स हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, इसी तरह कुछ ड्रिल डाउन है और कुछ एडहॉक हैं। स्केड्यूल्ड क्या है? प्रोड्यूस एट प्री डिफाइंड टाइम इंटरवल्स फॉर रूटीन इंफॉर्मेशन नीड्स, ठीक है। मतलब आपके रेगुलरली ये रिपोर्ट जनरेट होती हैं। एक बिजनेस प्रोसेस है, वो कहता है कि हमने वीक के एंड पर कितनी सेल्स की हैं, कितनी प्रोडक्ट्स सेल आउट हुए और कितनी इनकम हुई है, इसकी एक रिपोर्ट जनरेट करनी है, ठीक है। सो ये रिपोर्ट हर महीने के आखिर पर जनरेट होगी। एक इंस्ट्रक्टर अपने कोर्स के एंड पर रिपोर्ट जनरेट करता है, ठीक है, सेमेस्टर के एंड पर रिपोर्ट जनरेट करता है कि मेरी क्लास में 50 लोग इनरोल थे, इसमें से कितने पास हुए हैं, कितने का A+ है और कितने जो है वो कोर्स को रिपीट करेंगे। सो ये स्केड्यूल्ड हैं। कुछ की इंडिकेटर हैं जो कि प्रोवाइड समरी ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है। मतलब ये भी रेगुलर बेसिस पर होते हैं, लेकिन ये ओवरऑल इंफॉर्मेशन को नहीं बता रहे होते, ये स्पेसिफिकली किसी चीज़ को बता रहे होते हैं, समरी को बता रहे होते हैं। इतनी डिटेल रिपोर्ट जो है वो ये नहीं होती। अच्छा, कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, हाईलाइट्स डाटा आउटसाइड ऑफ द नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने नेटवर्क्स की बात करें, सो नेटवर्क में क्या होता है कि आपकी हर यूज़र को कोई बैंडविड्थ एलोकेट है। अगर वो यूज़र अपनी बैंडविड्थ से ज़्यादा एक्सीड कर रहा है, ठीक है, सो एक रिपोर्ट जनरेट हो जाती है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को कि हाँ जी ये यूज़र है या ये सिस्टम है जो कि ज़्यादा बैंडविड्थ को यूज़ कर रहा है, या ये वो IP एड्रेस है जिससे प्रोहिबिटेड एरिया में एक्सेस की अटेम्प्ट की जा रही है। सो ये हाईलाइट हो गया। तो जो नॉर्मल रेंज है उसके हटकर अगर कोई चीज़ स्पेसिफाई होती है तो उसकी एक रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। इसी तरह ड्रिल डाउन है, प्रोवाइड डिटेल्स बिहाइंड समरी ऑफ की इंडिकेटर और एक्सेप्शन रिपोर्ट्स। मतलब अगर की इंडिकेटर और एक्सेप्शन एक बड़ी समराइज सी रिपोर्ट है, अगर इनकी मजीद डिटेल्स देखनी है, ठीक है, तो वो ड्रिल डाउन रिपोर्ट में आपको मिलती है। और एक है एडहॉक। एडहॉक का मतलब यह है कि जब रिक्वेस्ट होगी और जिस तरह की रिक्वेस्ट होगी उसकी बेस पर जो है वो रिपोर्ट क्रिएट की जाती है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड, स्टूडेंट के एड्रेसेस जो है वो सिस्टम में एंटर है। अगर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ये कहता है कि हाँ जी मुझे उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड दें जो कि पिंडी शहर से या रावलपिंडी शहर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब ये रूटीन से हट कर टास्क है क्योंकि एज सच एड्रेसेस की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अब एडमिनिस्ट्रेटर को या किसी एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वायरमेंट पड़ गई है तो सारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड में से एड्रेसेस देखेंगे और एड्रेसेस में जहाँ पर सिटी जो है वो रावलपिंडी है उसको वो हाईलाइट करके पूरे रिकॉर्ड प्रिंट कर देंगे। सो ये हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स की टाइप्स हैं। अगर हम फॉर्म्स और रिपोर्ट्स को डिज़ाइन करने की बात करें तो हमें चंद चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। दैट इज़ यूज़र फोकस्ड एक्टिविटी। सबसे पहले दोनों चीज़ों में देखें कि फॉर्म्स हों और रिपोर्ट्स हों, ये यूज़र के पर्सपेक्टिव से आप डिज़ाइन करेंगे। यूज़र क्या चाहता है ये आपने देखना है, आपको क्या अच्छा लग रहा है, यू एज अ डेवलपर, यू एज अ डिज़ाइनर, आपको क्या बेहतर लग रहा है इसको नहीं देखना, बल्कि यूज़र के लिए क्या बेहतर हो सकता है आपने इस चीज़ पर फोकस करना है। यूज़र के लिए इंफॉर्मेशन रीडेबल हो,
यूज़र के लिए जो है वो एक्सेसिबल हो, यूजेबिलिटी उसमें हो, इस चीज़ को सामने रखना है। यूजुअली डिज़ाइन और फॉर्म्स में, डिज़ाइनिंग फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स में आप एक प्रोटोटाइपिंग अप्रोच यूज़ करते हैं, जिसका मतलब यह है कि कोई भी फॉर्म फाइनलाइज करने से पहले उसका एक टेम्पलेट, उसका एक लेआउट, उसका एक प्रोटोटाइप बना लेते हैं और फिर यूज़र को दिखाते हैं कि इस तरीके से आप डाटा जो है वो एंटर करेंगे, क्या ये ठीक है। सो वो देख के बता देता है कि यस हाँ ये ठीक है, ये फॉन्ट स्मॉल साइज़ का है, ये बहुत बड़े साइज़ का है, या मुझे यहाँ पे एम्बिग्विटी है कि यहाँ पे किस किस्म की फील्ड एंटर होगी। ठीक है, लेट्स से आप यूज़र से प्रोटोटाइप आपने बनाया कि वो अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करे। अब यूज़र को नहीं पता कि डेट ऑफ बर्थ में मैंने पहले डे एंटर करना है, मंथ और फिर ईयर, या किसी और फॉर्मेट में। सो आप फिर प्रोटोटाइप देखकर डेवलपर को बताते हैं कि हाँ जी इसमें लिखें डेट ऑफ बर्थ किस फॉर्मेट में एंटर होगी, ब्रैकेट में हिंट दे दें कि किस फॉर्मेट में एंटर होना है। और फॉर्म्स और रिपोर्ट्स डिज़ाइन करने के लिए आप ये भी देखते हैं कि ये फॉर्म्स और रिपोर्ट्स यूज़ कौन करेगा। एंड यूज़र जो है वो कितना कंप्यूटर को जानता है, कितना उसका इंटरेक्शन है, उसका लेवल क्या है। इसके अलावा क्या वो हायर एडमिनिस्ट्रेशन में से है, क्या वो यूज़र जो है वो नॉर्मल यूज़र है, ठीक है, या क्या वो वन टाइम यूज़र है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप जहन में रखते हुए और फॉर्म्स और रिपोर्ट्स को डिज़ाइन करते हैं। ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि फॉर्म और रिपोर्ट, क्योंकि मुख्तलिफ फॉर्म्स और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हो सकती हैं, तो उस पर्टिकुलर फॉर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पज़ क्या है, या उस रिपोर्ट का ऑब्जेक्टिव और पर्पज़ क्या है, उसकी बेस पर आप एक अच्छा फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं। लेट्स से आप कहते हैं कि मुझे उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चाहिए जो कि रावलपिंडी से आते हैं, ठीक है, अब या रावलपिंडी सिटी से बिलोंग करते हैं। अब अगर आपने फॉर्म इस तरीके से डिज़ाइन किया या रिपोर्ट आपकी इस तरीके से डिज़ाइन हो रही है कि स्टूडेंट की ढेर सारी इंफॉर्मेशन रिट्रीव हो रही है और उसके एड्रेस जो है वो बिल्कुल लास्ट कॉलम में छोटा सा डिस्प्लेड है, सो बाकी इंफॉर्मेशन में हम इंटरेस्टेड नहीं है, हम सिर्फ स्टूडेंट के लेट से नेम में और उसके एड्रेस में इंटरेस्टेड हैं। बाकी अगर आप उसकी डेट ऑफ बर्थ दे रहे हैं या किस प्रोग्राम में एनरोल्ड है, ये अगर रिट्रीव करके दे रहे हैं, तो ये आपने यूज़र की नीड को देखकर रिपोर्ट नहीं बनाई या पर्पज़ को देखकर रिपोर्ट नहीं बनाया। तो आपने पर्पज़ और नीड को देखकर रिपोर्ट को डिज़ाइन करना है और जो चीज़ रिक्वायर्ड है, जो चीज़ पर्पज़ड है, उसको सामने रखते हुए आप फॉर्म डिज़ाइन करते हैं। इसके अलावा जो भी फॉर्म है और जो भी रिपोर्ट है वो यूज़ कौन करेगा। अब कई किस्म के फॉर्म्स हो सकते हैं। अब जैसे मैं आपको याहू के फॉर्म की एग्जांपल दे रहा हूं, जब आप न्यू यूज़र नेम क्रिएट करते हैं या जीमेल की या लेट्स से फेसबुक का, अब इसका यूज़र जो है वो एंड यूज़र मैं, आप और बाकी लोग हैं। अब ये एंड यूज़र मुख्तलिफ टाइप के हो सकते हैं, ये इसमें पढ़े लिखे भी होंगे, इसमें कम पढ़े लिखे भी होंगे, इसमें मेल भी होंगे, फीमेल भी होंगे, इसमें कम एज के लोग भी होंगे जो कि याहू, जीमेल या फेसबुक में अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, इसमें एल्डरली लोग भी हो सकते हैं, इसमें कंप्यूटर प्रोफेशनल्स भी होंगे, इसमें बिगिनर्स भी होंगे। सो इन सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए उन्होंने बड़ा एक सिंपलेस्ट फॉर्म बनाया हुआ कि नेम बताएं, नेम भी ऑप्शनल है, यूज़र नेम बताएं, अपना पासवर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो लगाएं, बताएं, और कोई अगर आपका अल्टरनेट ईमेल एड्रेस है कि आपसे पासवर्ड भूल जाए तो रिकवरी के लिए अगर कोई अल्टरनेट ईमेल एड्रेस है तो वो बताएं। ठीक है, सो इन चीज़ों को सामने रखते हुए ये याहू का या जीमेल का फॉर्म डिज़ाइंड है। ठीक है, इसी तरह अगर लेट्स से कोई रिपोर्ट है जो कि कंपनी के बॉस ने जो है वो देखनी है, अब उसको अकॉर्डिंगली आप उसके लिए रिपोर्ट को डिज़ाइन करेंगे। और जैसे मैंने अभी बात की कि हाउ मेनी पीपल नीड टू यूज और व्यू द फॉर्म और रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को देखने वाले कितने लोग हैं। अगर तो एक ही बंदा देखने वाला है, जैसे कंपनी का बॉस है, तो उसकी बेस पर आप जो है वो रिपोर्ट बना लेंगे कि उसके लिए यूजेबिलिटी क्या है। लेकिन अगर उस रिपोर्ट या फॉर्म को देखने वाले कई किस्म के लोग हैं और कई किस्म के लोगों से मुराद यहाँ पे यही है कि उनकी एज डिफरेंट होगी, उनका इंटरप्रिटेशन का तरीका डिफरेंट होगा, उनका कंप्यूटर बैकग्राउंड डिफरेंट होगा, तो उसके लिए फिर आप जो है वो कोई कॉमन सी ऐसी चीज़ बनाते हैं जो कि सब के लिए मौजू है। ना आप उसको बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोफेशनल बनाते हैं, इतना ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ कंप्यूटर लिटरेट ही और कंप्यूटर प्रोफेशनल इसको उस फॉर्म को फिलअप कर सके, और इतना सिंपलिस्टिक भी नहीं बनाते कि जो है वो आपका वो बंदा जिसको कंप्यूटर से नो हाउ है वो उसमें से वो उस फॉर्म में इंफॉर्मेशन फिलअप करने
पर जो है वो बोर हो रहा हो या उसको जो है वो इस फॉर्म को यूज़ करना फीजिबल ही ना लगे। सो आप सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए फॉर्म को डिज़ाइन करते हैं। प्रोटोटाइपिंग, जैसे हमने पहले बात की, प्रोटोटाइप बड़े ज़रूरी हैं। इनिशियल प्रोटोटाइप इज़ डिज़ाइंड फ्रॉम रिक्वायरमेंट्स, जो रिक्वायरमेंट्स आपने डिटर्मिन किए हैं उसकी बेस पर आप प्रोटोटाइप बना रहे हैं। अभी बात की कि आप यूज़र को वो प्रोटोटाइप दिखाते हैं, या वो एक्सेप्ट करता है या जो है उसमें चेंजेस प्रपोज करता है, और अगर कुछ चेंजेस यूज़र ने प्रपोज किए हैं तो डेवलपर उन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करता है और फिर यूज़र को दिखाता है। तो ये साइकिल उस वक्त तक रिपीट होती रहती है जब तक कि यूज़र आपके उस फॉर्म या रिपोर्ट के डिज़ाइन को एक्सेप्ट नहीं कर लेता। अच्छा, कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये भी एक फॉर्म का लेआउट है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेआउट ऑफ अ डाटा इनपुट फॉर्म यूजिंग अ कोडिंग शीट। मतलब अगर हम बहुत पहले की बात करें तो पहले के फॉर्म्स इस तरीके से होते थे कि ये जो है वो कोडिंग शीट के हिसाब से इनको देखा जाता था कि आप इसको जो है वो स्कैनर के थ्रू गुजार रहे हैं या कोई वहाँ से आप रिट्रीव कर रहे हैं। सो ये एक ओल्ड टूल है जो कि फॉर्म्स और रिपोर्ट्स को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होता था, और यूजुअली ये जो है वो IBM के जो कंप्यूटर्स हैं उनके लिए ये ज़्यादा सूटेबल होता था। एनीवेज दिस इज़ वन लेआउट, गो कि ये अब मज़ीद इस्तेमाल नहीं होता, बट दैट वाज वन डिज़ाइन ऑफ अ फॉर्म। अब अगर इस फॉर्म की देखें तो ये ज़्यादा इंटरैक्टिव है, ये ज़्यादा विजुअल है, ये ज़्यादा जो है वो यूजेबल है इस फॉर्म की निस्बत। इस फॉर्म को देखें तो इसमें जो है वो नेविगेशन भी है, ठीक है। आप एग्जिट कर सकते हैं, आप सेव कर सकते हैं, हेल्प मेन्यू में जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ ड्रॉप डाउन मेन्यू है, ठीक है। ये बताया जा रहा है कि ये फॉर्म किससे रिलेटेड है, ठीक है। डेट आ गई है, ठीक है। सो ये फॉर्म जो है वो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक में जो है वो एक फॉर्म डेवलप हुआ है। सो ये ज़्यादा जो है वो इसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है और एक बड़े अच्छे तरीके से आप इस फॉर्म को जो है वो फिलअप कर सकते हैं। कुछ और अगर हम डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन की बात करें फॉर्म्स या रिपोर्ट की, तो फॉर्म्स या रिपोर्ट आपके इंटरफेस डिज़ाइन का मेजर डिलीवरेबल है। जिस तरह हमने अपनी लॉजिकल डिज़ाइनिंग कर ली, डेटा मॉडलिंग कर ली, फिर हम डेटाबेस डिज़ाइन की तरफ आ गए। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि हम इंटरफेस डिज़ाइन की बात कर रहे हैं। इंटरफेस जो एंड यूज़र है वो सिस्टम के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा, क्या इंटरफेस उसको मिलेगा, कैसी स्क्रीन उसको मिलेगी, फॉर्म के थ्रू इंटर हो रहा है, यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सो इंटरफेस डिज़ाइन का जो डिलीवरेबल है वो आपकी या फॉर्म्स हैं या रिपोर्ट्स हैं। सो इनको आपने बड़ा जो है वो केयरफुली डिज़ाइन करना है। इंटरफेस डिज़ाइन में 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 नैरेटिव ओवरव्यू, नंबर 2 सैम्पल डिज़ाइन, और नंबर 3 असेसमेंट। नैरेटिव ओवरव्यू का मतलब यह है कैरेक्टराइजेज यूजर्स टास्क सिस्टम एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ओवरऑल बताया जा रहा है कि आप उस सिस्टम के किस पार्ट में जो है वो जाना चाह रहे हैं, कौन सा यूजर किस चीज़ को एक्सेस कर सकता है, उसको क्या प्रिविलेजेस हैं, क्या चीज़ें वो एक्सेस नहीं कर सकता, ये सारी चीज़ें हैं। सैम्पल डिज़ाइन में क्या करते हैं, आप इमेज ऑफ द फॉर्म फ्रॉम कोडिंग शीट और फ्रॉम बिल्डिंग डेवलपमेंट टूल। सैम्पल डिज़ाइन में आप ये शो करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यूज़र जो है जब डाटा एंटर करेगा तो इट विल लुक लाइक दिस, ठीक है। तो एक सैम्पल आपने दिया, प्रोटोटाइप आपने दिया। और असेसमेंट में आप क्या करते हैं कि आप देखते हैं कि ये जो फॉर्म डिज़ाइन था, चाहे वो इस तरीके से डिज़ाइन था या इस तरीके से डिज़ाइन था, आप फॉर्म्स की टेस्टिंग करते हैं, यूजेबिलिटी रिजल्ट्स देखते हैं, उसकी कंसिस्टेंसी देखते हैं, सफिशेंसी और एक्यूरेसी देखते हैं। जिसका मतलब ये है कि आप ये देखते हैं कि यूज़र इस किस्म के का फॉर्म फिलअप करने में कितनी गलतियां कर सकता है, क्या चीज़ें उसके लिए वेग हैं, क्या चीज़ें उसके लिए जो है वो एम्बिगुअस हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं एड्रेस, अब यूज़र को नहीं पता कि एड्रेस में मैं नंबर्स एंटर कर सकता हूँ या मुझे सिर्फ करैक्टर्स एंटर करने हैं, ठीक है। इसी तरह हो सकता है कि उसने कंट्री जो है वो कुछ और सेलेक्ट की हो और उसकी सिटीज़ जो है वो कुछ और सेलेक्ट कर रहा हो, या जिप स्टेट उसने कोई और। फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं कि लाहौर सिटी पंजाब प्रोविंस में है, लेकिन आप जो है वो अगर किसी सिटी की बात करते हैं और वो लिखता है कि वो बिलोंग करता है
एबटाबाद से और नीचे प्रोविंस उसने सेलेक्ट किया है पंजाब, ठीक है। अब ये कंट्राडिक्शन आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपने यूज़र को गलती करने का चांस दे दिया। सो इसलिए देखा जाता है कि यूजेबिलिटी रिजल्ट्स क्या है, कंसिस्टेंसी कितनी है, सफिशिएंसी कितनी है, एक्यूरेसी कितनी है। अगर 100 यूज़र फॉर्म भरते हैं तो उसमें अगर 40% एरर कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि आपने फॉर्म ठीक डिज़ाइन नहीं किया, क्योंकि आप उस यूज़र को खुद गलती का चांस दे रहे हैं। तो आपने इस तरीके से फॉर्म को डिज़ाइन करना है कि यूज़र के पास गलती का चांस कम से कम हो। इसी तरह रिपोर्ट्स की अगर बात करते हैं तो रिपोर्ट्स के टाइटल जो है वो मीनिंगफुल होने चाहिए। लेट्स से आप कहते हैं कि स्टूडेंट्स के मार्क्स की रिपोर्ट, स्टूडेंट्स के ग्रेड्स की रिपोर्ट, सो किस कोर्स के हैं, किस सेशन के हैं, ठीक है। और ये रिपोर्ट जो है वो सेमेस्टर के दौरान की है या सेमेस्टर के एंड की है। कंप्लीट रिपोर्ट है जिसमें सारे उसके मार्क्स, क्विजेस के, सेशनल के, असाइनमेंट्स के, सेशनल 2 के, टर्मिनल के, ठीक है। सो ये टाइटल से एक्सप्लिसिटली पता चले। इसके अलावा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, जिसका मतलब यह है कि जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो हो। अब जब आप स्टूडेंट के मार्क्स की रिपोर्ट जनरेट करवाने की बात कर रहे हैं तो वहां पे उस रिपोर्ट में एड्रेस जानने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ उस स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम और मार्क्स दे सकते हैं, या सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद मार्क्स शो करवा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह बैलेंस लेआउट हो। बैलेंस लेआउट का मतलब यह है कि लेट्स से आपने 4 क्विजेज और 4 असाइनमेंट्स के रिजल्ट शो करवाने हैं। अब 4 क्विजेज के जो मार्जिन्स हैं, जो स्पेसिंग्स हैं, वो बिल्कुल ठीक हों, फॉन्ट उसमें नजर आ रहा हो, लेकिन जो असाइनमेंट्स के वो बड़े स्क्वीज्ड हों और आपस में कंजेस्टेड हों, ठीक है। तो आपने बैलेंस करना है। ऐसा ना हो कि किसी कॉलम की विड्थ बहुत ज्यादा और किसी कॉलम की विड्थ जो है वो बहुत कम हो। और जैसा मैंने पहले भी बात की कि उसमें नेविगेशन की ऑप्शन जरूर होनी चाहिए कि ये रिपोर्ट प्रिंट करने के बाद या ये रिपोर्ट देखने के बाद, रिट्रीव करने के बाद आप आगे क्या कर सकते हैं, बैक जा सकते हैं, फॉरवर्ड जा सकते हैं, इसी सिस्टम में किसी और लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। सो इसमें जो है वो करंटली जिस लोकेशन पर हैं वहां से आप कहां पे मूव हो सकते हैं, ये ऑप्शन भी उसमें होने चाहिए। सो ये कुछ गाइडलाइंस हैं। आइए अब देखते हैं एक फॉर्म को जो कि हम समझते हैं कि ये पुअरली डिजाइन फॉर्म है, और हम एग्जाम्पल वही ले रहे हैं हमारी पाइन वैली फर्नीचर के लिए जिसका हम एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। अब अगर यहां पे देखें सो ये फॉर्म है कस्टमर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। अब ये एक पुअरली डिजाइन फॉर्म है। क्यों? क्योंकि टाइटल को देखें तो कस्टमर इंफॉर्मेशन। अब ये कस्टमर इंफॉर्मेशन न्यू कस्टमर्स हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, पुराने कस्टमर्स हैं, वो कस्टमर्स हैं जिनके ड्यूज रहते हैं, या वो कस्टमर हैं जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किए, कोई पता नहीं चल रहा। सो ये वेग टाइटल है। दूसरा है कि यहां पे मसला ये है कि डिफिकल्ट टू रीड, इंफॉर्मेशन इज पैक्ड टू टाइटली। अब यहां पे ये देखें, ये छोटा सा डिफरेंस आपको नजर आएगा, ये डॉट है और ये कॉमा है, ठीक है। अब अगर आपने इसको डॉट कंसिडर कर लिया तो ये सिर्फ 22 को शो कर रहा है, और अगर आपने इसको कॉमन कंसिडर किया सो ये 22,000 को शो कर रहा है। सो ये भी वेग हो गया। इसके अलावा यहां पे कोई नेविगेशन ऑप्शन नहीं है कि ये फॉर्म जब आपने व्यू कर लिया इसके बाद आप कहां पे जा सकते हैं, आप मूव कर सकते हैं, नेक्स्ट जा सकते हैं, बैक जा सकते हैं। सो एक पूरी डिजाइन फॉर्म है। और लास्टली यहां पे कोई समरी नहीं है। लेट्स से उसने परचेज इतने की, पेमेंट उसने इतने की, फिर उसने परचेज इतने की। अब आखिर में क्या है, आखिर में क्या उसने कोई पैसे देने हैं या जो है उसके सारे ड्यूज क्लियर हैं, तो ये कोई पता नहीं चल रहा। सो इन 4 रीजन की वजह से ये फॉर्म हम समझते हैं कि ये पुअरली डिजाइन फॉर्म है। अब अगर इसी फॉर्म को हम देखें कि कैसे इसको रिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। सो ये बेटर डिजाइन है। वाई? यहां पे हमने एक तो हमने बता दिया कि इसका डिटेल्ड कस्टमर अकाउंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। कस्टमर के अकाउंट की इंफॉर्मेशन हम बता रहे हैं। जिसने यहां पे सिर्फ लिखा था कस्टमर इंफॉर्मेशन, कोई नहीं पता था क्या चीजें हैं, यहां पे हमने स्पेसिफाई कर दिया कि ये कस्टमर के अकाउंट की इंफॉर्मेशन है। आज की डेट डाल दी, कस्टमर की आईडी क्या है, उसका नेम क्या है, ये हमने ऊपर हाईलाइट कर दिया। अब जो उसके बैलेंसेस हैं, किस डेट को उसने क्या परचेज की, क्या पेमेंट की, ये सारी चीजें हमने बता दी। और फिर हमने समरी बता दी, ठीक है, कि उसने 1 जनवरी 2005 से लेकर 21 जुलाई 2005 तक परचेजेस कितनी की, पेमेंट्स उसने कितनी की। लेट्स से 47,000 की उसने
परचेजेस की हैं, 42,000 की उसने जो है वो पेमेंट्स की हैं और ये रिमेनिंग उसका ड्यू है। ये भी हो गया। तीसरा जो है वो उसमें नेविगेशन ऑप्शन है, ठीक है। नेविगेशन आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, प्रीवियस स्क्रीन पर जा सकते हैं, हेल्प मेन्यू में जा सकते हैं, ठीक है। ये भी पता चल रहा है कि ये पेज 1 of 2 है या 2 of 2 है, यानी कि इस फॉर्म के दो या इस रिपोर्ट के दो लेआउट्स हैं, दो पेजेस हैं। आप अभी करंटली आप पेज 2 को देख रहे हैं, ठीक है। और लास्टली यहाँ पे समरी भी, जैसे मैंने बात की कि समरी है। सो प्रीवियसली जो पुअरली डिजाइन फॉर्म था उसके मुकाबले में ये लॉट बेटर है। तो इन चीजों को का ख्याल रखते हुए आप अकॉर्डिंगली अपने फॉर्म को डिजाइन करते हैं। इसके बाद आइए बात करते हैं यूजेस ऑफ हाईलाइटिंग इन फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। यूजेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। कहीं पे अगर वो एरर कर रहा है तो उसको बताएं कि वो एरर कहां पे कर रहा है, उसको हाईलाइट करें, वार्निंग जो है वो उसको प्रोवाइड करें, उसकी अटेंशन जो है वो इस चीज पर डाइवर्ट करें, वो देखें कि जो है वो कहां पे इशू जो है वो क्रिएट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वेरी सिंपलिस्टिक अगर बात की जाए तो आप याहू या फेसबुक या जीमेल में आप अकाउंट बना रहे हैं, आपसे यूजर नेम मांगा गया, लेट्स से नेम मांगा गया, यूजर नेम, पासवर्ड और अल्टरनेट ईमेल एड्रेस, और आपसे कहा गया कि क्रिएट अकाउंट के बटन को क्लिक कर दें। अब अगर आप क्रिएट अकाउंट के बटन को क्लिक कर रहे हैं और वो आपका अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा, ठीक है। अब मसला क्या है, ये क्लियरली हाईलाइट होना चाहिए। मसला क्या ये तो नहीं है कि आपका जो पासवर्ड है वो आपने टू सिंपलिस्टिक दिया हुआ है, क्योंकि रूल ये है कि आपके पासवर्ड में जो है वो करैक्टर्स भी होने चाहिए और नंबर्स भी होने चाहिए या स्पेशल सिंबल्स भी होने चाहिए, या उसकी मिनिमम लेंथ जो है वो 8 करैक्टर्स होनी चाहिए। अब अगर ये एरर है और ये आपने हाईलाइट नहीं किया फॉर्म में, तो यूजर जो है वो घूमता रहेगा, उसको पता नहीं चलेगा कि मसला क्या है। तो आपने इन किस्म के एरर्स को हाईलाइट करना है। पासवर्ड में एरर है तो पासवर्ड पर ही रेड हाईलाइट करें। यूजर नेम में एरर है, पहले से ऑक्यूपाइड है, तो यूजर नेम को हाईलाइट करें। सो इन चीजों का ख्याल रखते हुए आप फॉर्म को डिजाइन करते हैं। सो अगर वह कहीं पे एरर कर रहा है उसको बताएं। अगर वो लेट्स से रॉन्ग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की वजह से कोई इंफॉर्मेशन उसको रिट्रीव नहीं होगी, उसको ये वार्न कर दें, ठीक है। क्या कमांड्स हैं, क्या प्रायोरिटी है। अब अक्सर हम फॉर्म फिलअप करते हैं, उस फॉर्म में कुछ फील्ड्स के साथ स्टेरिक लिखा होता है। स्टेरिक का मतलब ये है कि ये फील्ड मैंडेटरी है, ये आप जरूर फिलअप करेंगे, ठीक है। जैसे अक्सर आप फॉर्म फिलअप करें, नेम, एड्रेस, होम फोन नंबर, मोबाइल फोन नंबर, ठीक है। अब नेम मैंडेटरी फील्ड है, ये आप जरूर प्रोवाइड करेंगे, एड्रेस आप जरूर प्रोवाइड करेंगे, मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, उसके साथ स्टेरिक नहीं होता। अगर आप समझते हैं प्रोवाइड करना चाहिए, वरना आप नहीं भी प्रोवाइड कर सकते। सो हाई प्रायोरिटी मैसेजेस वगैरह ये सारी चीजें आप देखते हैं। अब इस केस में लेट्स से किसी फील्ड के साथ स्टेरिक था और आपने वो प्रोवाइड नहीं की, ठीक है। सो यहां पे उसको एरर मैसेज डिस्प्ले हो जाना चाहिए कि यू मस्ट प्रोवाइड अ नेम और यू मस्ट प्रोवाइड एन एड्रेस बिकॉज दीज आर मैंडेटरी फील्ड्स। अच्छा, हाईलाइटिंग के कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है। हाईलाइटिंग के लेट्स से ब्लिंकिंग, फॉर्म में जहां पर आप एरर करें वो एरिया जो है वो ब्लिंक करे। ऑडिबल टोन्स, लेट्स से अगर आपने कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन प्लेस की है, डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपको नंबर्स में लिखनी थी, लेट्स से आपको लिखना था 5th of August 1982 लिखना था, तो आपको ऐसे लिखना था 05081982, और आप अगर इसको वर्ड्स में लिख रहे हैं 05 और अगस्त को AUGUST लिख रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप एरर करें तो ऑडिबल टोन भी हो सकती है, सेव का बटन हम दबाएंगे तो एक बीप होगा। इंटेंसिटी डिफरेंसेस हो सकते हैं, मतलब वो कलर जो है वो डिफरेंट हो, साइज डिफरेंट हो, फॉन्ट डिफरेंस हो, ठीक है। सो जहां पे आप एरर कर रहे हैं, ठीक है, वो ब्लिंक भी कर सकता है, वो रेड कलर्ड भी हो सकता है, वो उसका फॉन्ट साइज बड़ा भी हो सकता है। सो एक तरीका ये हाईलाइट का। दूसरा है हाईलाइटिंग के रिवर्स वीडियोस हो सकती हैं, बॉक्सिंग हो सकता है, आप अंडरलाइनिंग कर सकते हैं, जहां पे आप एरर कर रहे हैं उसको सारा कैपिटल कर दें, ठीक है। ऑफसेट पोजीशंस ऑफ नॉन स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है, जहां पे इंफॉर्मेशन आपने गलत की हुई है उसकी पोजीशन चेंज करके एक्सप्लिसिटली सामने करके दें। सो ये मुख्तलिफ तरीके हैं जिसके थ्रू आप यूजर को वार्न कर सकते हैं, बता सकते हैं कि देयर इज समथिंग, देयर इज सम एरर, यू कैन नॉट प्रोसीड अहेड अनलेस एंड अनटिल यू रिमूव दीज एरर्स। बाज़ वक़्त ये होता है कि आपका फॉर्म ढेर सारा होता है, आप नेविगेट कर रहे हैं, आप जब सेव का बटन प्रेस करते हैं, ठीक है, वो सेव का बटन प्रेस होने के बाद, कुछ प्रोसेसिंग होने के बाद जो है वो
आपका रिकॉर्ड एंटर नहीं हो, अब पता नहीं चल रहा एरर कहाँ पे है। वो जब आप पेज दोबारा स्क्रॉल करते हैं, ऊपर जाके देखते हैं तो ऊपर कहीं पे एरर होता है, ठीक है। सो अगर ऐसी कोई चीजें हैं, ठीक है, तो इन दैट केस आपको क्लियरली हाईलाइट करना चाहिए कि भाई मसले मसाइल, लेट से कोई पॉपअप विंडो आ गई, ठीक है, कि जहां पे भी आपने एरर किया एक विंडो आ गई कि फील्ड नंबर 14 वहां पे आपने एरर किया है, या फील्ड नंबर 19 द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज इनकरेक्ट, या फॉर्मेट इज इनकरेक्ट, तो इस तरीके से आप हाईलाइट कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर यहां पे बात करें तो यहां पे एक हम बात कर रहे हैं कस्टमर अकाउंट्स स्टेटस डिस्प्ले यूजिंग वेरियस हाईलाइटिंग टेक्निक्स, पाइन वैली फर्नीचर की हम बात कर रहे हैं। यहां पे हमने क्या किया है, हाईलाइटिंग की है, ठीक है। कैसे हाईलाइट की है, आप देख सकते हैं कि जो चीजें इंपॉर्टेंट थी, यूजफुल थी, उनको हमने उनका फॉन्ट साइज भी चेंज कर दिया है, उनका जो है वो हमने कैपिटल कर दिया है, सर्टेन केसेस में हमने उसको इटैलिक कर दिया है, ठीक है। बॉक्सिंग भी हम उसकी कर सकते हैं, ठीक है। बॉक्सिंग का मतलब यह कि उसको एक बॉक्स में डिस्प्ले कर दिया जाए, या अंडरलाइन भी हम कर सकते हैं। इस केस में आप देख सकते हैं कि यहां पे बॉक्सिंग हुई है, ठीक है, कि सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पैक्ड है। यहां पे इंटेंसिटी डिफरेंस है। इंटेंसिटी डिफरेंस का मतलब यह है कि यहां पे क्लियरली स्पेसेस हैं, ठीक है, पता चल रहा है कि ये कॉमा है और ये डॉट है, ठीक है। इसके मुकाबले में, ठीक है, क्योंकि ये एंड रिपोर्ट है, ये समरी रिपोर्ट है, सो ये इंटेंसिटी डिफरेंसेस भी हो गई, ठीक है। इसके अलावा आपने ऑल कैपिटल लेटर्स भी कर दिया, इसके अलावा यहां पे आपने फॉन्ट इंटेंसिटी भी कर ली। सो ये जो है वो फॉन्ट साइज जो है वो आपने चेंज कर दिया। अब इस फॉन्ट साइज को देखें और इस फॉन्ट साइज को देखें, ठीक है। इसी तरह यहां पे देखें तो ये जो है वो इसका स्मॉल लेटर्स में है, ये कैपिटल लेटर्स में है। सो ये सारी चीजें हैं जिनको आप ऑब्जर्व करते हुए, जिनको आप ध्यान में रखते हुए फॉर्म्स या रिपोर्ट को डिजाइन करते हैं। आप कलर्ड फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि हम यहां पे देख सकते हैं, ठीक है, कि ये बिल्कुल एक ब्लैक एंड व्हाइट है, और आप नॉन कलर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कलर यूज करना और नॉन कलर यूज करना, ये दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन कुछ चीजों का आप ख्याल रखेंगे। अगर तो आप कलर यूज कर रहे हैं तो ये यूजर के लिए बड़ा कैची होता है, बड़ा यूजर फ्रेंडली होता है, यूजर इसमें बड़े इजीली इंफॉर्मेशन को इंसर्ट कर सकता है। इसके अलावा जो अनइंटरेस्टेड डिस्प्ले है वो आपका मतलब विजिबल हो जाता है, उसमें विजन आ जाता है। इसके अलावा यूजर बड़ा इजीली उसमें नेविगेट कर सकता है। लॉजिकल इंफॉर्मेशन को आप एक कलर दे सकते हैं। अब लेट्स से फॉर्म है, फॉर्म में नॉर्मल टेक्स्ट को ब्लैक कलर दें, जो टेक्स्ट एरर वाला है उसको आप रेड कलर दे दें, ठीक है। ग्रीन टेक्स्ट का मतलब यह है कि ये ठीक आपने प्रोवाइड किया है। सो लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकते हैं। वार्निंग, जैसे अभी मैंने बात की कि रेड अगर हाईलाइटेड आ गया सो ये वार्निंग है। और इमोशनल रिएक्शंस, अब हमें पता है कि रेड जो है वो हमेशा वार्निंग को, या क्योंकि हम डेली लाइफ में भी देख रहे हैं कि रेड लाइट हो इसका मतलब है रुक जाना है, इसका मतलब ये है कि वी हैव टू बी अलर्ट, ठीक है। ग्रीन है इसका मतलब है एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। सो इमोशनल रिएक्शंस भी हो सकते हैं। लेकिन अगर कलर्स को यूज कर रहे हैं तो कलर को यूज करने के साथ आपको चंद और चीजों का भी ख्याल रखना पड़ता है। दैट इज, आपको कलर के पेयर्स का ख्याल रखना पड़ता है। लेट्स से आप जो है वो ऐसा ना हो कि डार्क ब्लैक कलर के साथ जो है वो आप डार्क डीप ब्लू कलर यूज कर रहे हो। अब ये दोनों फॉन्ट विजिबल ही नहीं होंगे क्योंकि दोनों ही एक जैसे हैं। एरर मैसेज आपका रेड में है और आपका जो ओके मैसेज है, क्लियर मैसेज है, वो आपका एम्बर कलर का है या ऑरेंज कलर का है, ठीक है। सो पेयरिंग का ख्याल रखना पड़ता है। डिफरेंट डिस्प्लेज जो है वो आएंगे और रेजोल्यूशन डिग्रेड हो सकती है। इसके अलावा डिस्प्ले के हवाले से, और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है प्रिंटिंग के हवाले से, ठीक है। लेट्स से आपने कोई फॉर्म या रिपोर्ट प्रिंट करनी है और वो आपने कलर प्रिंटर यूज़ किए हैं, ठीक है। तो अगर इस केस में आपने कोई, अब ज़रूरी नहीं था और आपने कंपनी लोगो भी प्रिंट कर दिया और आपके कंपनी के लोगो में 6 किस्म के रंग हैं, ठीक है। सो इन दैट केस आपका प्रिंटर कार्ट्रिज जो है वो बड़ा सूनर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बड़ा सूनर जो है वो वैनिश्ड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी नहीं होगा, ठीक है। सो आपने ढेर सारी चीज़ों को सामने रखते हुए, जहन में रखते हुए आप अकॉर्डिंगली उस फॉर्म को डिज़ाइन करते हैं। इसी तरह टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए आप ख्याल रखेंगे केस सेंसिटिव होने का,
स्पेसिंग कहाँ पे देनी है, डबल स्पेसिंग देनी है, पैराग्राफ के दरमियान स्पेसिंग देनी है। जस्टिफिकेशन का लेट्स से उसको लेफ्ट जस्टिफाई करना है, उसको सेंट्रली जस्टिफाई करना है, उसको राइट पे करना है, ठीक है। हाइपेनेशन का मतलब ये है कि नो हाइपेनेटेड वर्ड्स बिटवीन लाइंस, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि आपका नॉन रिडंडेंसी, अब नॉन NON हाइफन जिसको हम डैश भी कहते हैं, रिडंडेंसी, ठीक है। सो ये दो वर्ड्स हैं। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि नॉन जो है वो एक लाइन के एंड पर खत्म हो रहा हो और रिडंडेंसी जो है वो दूसरी लाइन के शुरू पे के स्टार्ट में हो। सो अगर सेम वर्ड्स हैं, ठीक है, हाइफन वर्ड्स हैं, तो यू जस्ट मेक श्योर कि ये इकट्ठे आए। इस तरीके से आप इनको यूज करते हैं। इसी तरह एब्रिविएशंस अगर आप यूज कर रहे हैं तो एब्रिविएशन आप जो मीनिंगफुल हैं, जो कि वेल अंडरस्टूड हैं, उनको आप यूज करें, ठीक है। जो वेल अंडरस्टूड है उनको आप यूज करें। अब जैसे हमें पता है कि ACC कॉमन है, अकाउंट को शो कर रहा होता है, ठीक है। ACC जो है वो AVG एब्रिविएशन एवरेज को शो कर रहा है, ये कॉमन चीजें हैं। सिर्फ अगर आप T लिखते हैं एक अकाउंट्स की शीट में तो पता है कि ये हमें टोटल को यूज कर रहा है। लेकिन मतलब लेट्स से आप कोई ऐसे एब्रिविएशन यूज करें जो कि कॉमनली अंडरस्टैंड नहीं है तो उनको अवॉइड करें। अब ये देखें, ये एक इंफॉर्मेशन है जो कि वेरी पुअरली डिजाइंड है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी क्या है, इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो गई है। द इंटेंट ऑफ दिस स्क्रीन इज टू रिट्रीव कस्टमर अकाउंट स्टेटस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू करंट ईयर, टू डेट बैलेंस वगैरह वगैरह, ये आपने लिखा है। लेकिन क्या है कि ये पुअरली डिजाइंड है, ठीक है, पुअरली डिजाइन है। इसमें लाइन स्पेसिंग नहीं है, इसमें जो है वो सारा कैपिटल में है, इसमें फिक्स्ड अपर केस जो है वो आपके पूरा थ्रू आउट चल रहा है, ठीक है। सो ये पुअरली डिजाइन है। अब इसी को अगर हम बेहतर तरीके से डिजाइन करना चाहते हैं तो फिर क्या होगा, बेहतर तरीके से हम इसको इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं कि ये हेल्प इंफॉर्मेशन है। अब हेल्प इंफॉर्मेशन आपको यहां पे भी मिल रही थी, हेल्प इंफॉर्मेशन आपको यहां पे भी मिल रही है। ये रीडेबल भी नहीं है, ये शायद प्रिंटर फ्रेंडली भी नहीं है, ये यूजेबिलिटी भी इसमें नहीं है। लेकिन यहां पे अगर आप देखें तो ये इसमें टाइटल भी क्लियर है, इसमें मिक्स्ड केस है, इसमें कुछ कैपिटल में है, कुछ स्मॉल में है। जो इसके अलावा आपने कैटेगराइजेशन की है, फील्ड्स जो है वो ये हैं, डिस्क्रिप्शन जो है वो ये है, और स्पेसेस स्पेशल फंक्शन कीज जो है वो ये हैं। जैसे F1 ये काम करेगा, F2 ये हेल्प काम करेगा। हमने इसको कैटेगराइज किया। F1, F2, F9, F10 का जिक्र प्रीवियस की रेंज में भी था, ठीक है। F2 की इफ यू प्रेस द की एंड नथिंग हैपेंस देन देयर इज नो मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। F9, F10 सारी कीज का जिक्र है, लेकिन ये इतना पुअरली तरीके से लिखा गया है कि ये रीडेबल ही नहीं है। और सेम चीज अगर यहां पे लिखी गई है तो आप देख सकते हैं कि ये कितना वेल डिजाइंड है और एक काफी बेहतर स्क्रीन है ये। इसी तरह इसको प्रिंट के हवाले से भी, लेट्स से अगर किसी ने प्रिंट करना है तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये प्रिंटर फ्रेंडली भी है। इवन यहां पे कलर होने की जरूरत नहीं है क्योंकि बोल्ड और अंडरलाइन से ही आपने इसको डिस्टिंग्विश कर लिया है। लेट अस नाउ टॉक अबाउट द गाइडलाइंस फॉर टेबल्स एंड लिस्ट्स। अगर आप टेबल्स और लिस्ट्स बना रहे हैं उनके लिए किन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। सो मेक श्योर कि आप लेबल करें। लेबल का मतलब यह है कि आप कोई भी टेबल अगर बना रहे हैं उसमें फील्ड्स हैं, ठीक है, तो उनके मीनिंगफुल नेम्स हों, ठीक है, उनके मीनिंगफुल नेम्स हों। मीनिंगफुल नेम की अप्रोच आपको थ्रू आउट इस्तेमाल करनी चाहिए। इवन अगर आप स्टूडेंट हैं और आप कोई असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं, ठीक है, सो इंस्टेड कि आप उसको या कोई डॉक्यूमेंट आप अपने कंप्यूटर पे सेव कर रहे हैं, सो आपको उसको मीनिंगफुल नेम देना चाहिए। लेट्स से असाइनमेंट 1 है, सो आप बताएं कि असाइनमेंट अपना नाम बताएं, उस असाइनमेंट के लेबल में असाइनमेंट 1 कोर्स कोड दें और किस डेट को सबमिट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे दें। या जो है वो आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और कोर्स कोड के साथ और असाइनमेंट 1 लेकर सेव करें। सो मीनिंगफुल नेम्स जरूर होने चाहिए ताकि कल को आप खुद ही अगर रिट्रीव कर रहे हो तो आपको याद होना चाहिए कि आपने जो है वो कौन सी फाइल या डॉक्यूमेंट आपने रिट्रीव करना है। बिल्कुल यही चीज डिजाइनर्स के लिए भी है, बिजनेस प्रोसेस डेवलपमेंट जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी है कि मीनिंगफुल लेबल्स को यूज करना चाहिए। लेबल्स शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम अदर इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग हाईलाइटिंग, ठीक है। 2 डिफरेंट लेबल्स हैं, ठीक है, सेम लुक लाइक लेबल्स नहीं होने चाहिए।
उनको जो है वो हाईलाइट करके जो है वो सेपरेट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर जरूरत पड़े तो रीडिस्प्ले लेबल्स व्हेन द डेटा एक्सटेंड बियॉन्ड अ सिंगल स्क्रीन और पेज। लेट्स से एक स्क्रीन पर सारे लेबल्स नहीं आ रहे तो उसको अगली स्क्रीन पर ले जाएं, रादर कि उसका फॉन्ट बहुत छोटा कर दें या उसको स्क्वीज कर दें और वो रीडेबल ही ना रहे। तो जितना रीडेबल है उसको एक स्क्रीन पर ले आए, जो रह जाए उसको दूसरी स्क्रीन पे लाया जा सकता है। टेबल्स और लिस्ट की अगर कुछ मजीद गाइडलाइंस की अगर बात करें, सो फॉर्मेटिंग कॉलम्स, रोज एंड टेक्स्ट, इसका जरूर ख्याल रखें, मीनिंगफुल ऑर्डर में होना चाहिए। आपका कोई भी टेबल है उसमें रिकॉर्ड्स हैं और उसकी आपने कोई रिपोर्ट जनरेट करनी है, अब ये किसी ऑर्डर के तहत जो है वो होना चाहिए, या रजिस्ट्रेशन नंबर की बेस पर हो, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर पहले है वो पहले आए और इस तरह बाद में हो, या अगर नेम्स की बेस पर आप कर रहे हैं तो नेम्स अल्फाबेटिकली होने चाहिए, ए के जो नाम शुरू हो रहे हैं वो इस सेंस में हो, फिर बी के नाम शुरू हो, ठीक है। या लेट्स से कस्टमर की बात करें, कस्टमर जो आपके प्रायोरिटी वाले कस्टमर हैं, ठीक है, जो वीआईपी कस्टमर्स हैं उनके नेम्स पहले हों, ठीक है, फिर नॉर्मल कस्टमर, या जिन कस्टमर्स ने अभी ड्यूज नहीं दिए उनके नाम पहले होने चाहिए, जिनके ड्यूज क्लियर है उनके नाम बाद में होने चाहिए। सो कोई भी ऑर्डर हो सकता है लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए। अगर तो आपके कॉलम्स जो हैं वो ढेर सारे हैं, ठीक है, तो इंस्टेड के आपके पास बहुत ज्यादा एक रीडेबल टेक्स्ट हो, बेहतर है कि कुछ रिकॉर्ड्स के बाद आप एक ब्लैंक स्पेस दें, थोड़ी सी स्पेस दें ताकि वो रीडेबल हो। और एक दूसरी अप्रोच ये हो सकती है कि आप उनके दरमियान हर रिकॉर्ड की जो है वो एक को हल्का सा ग्रेश शेड दे दें, एक को व्हाइट रखें, ग्रेश शेड दे दें और व्हाइट रखें, सो ये थोड़ा सा ज्यादा रीडेबल हो जाता है। सिमिलर इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड इन मल्टीपल कॉलम्स शुड बी सॉर्टेड वर्टिकली, ठीक है, एक है आपकी वर्टिकल, एक है हॉरिजॉन्टल। तो अगर सॉर्टिंग की जरूरत है, जैसे हमने यहां पे बात की है, सॉर्टिंग करें, सो सॉर्ट को भी करना चाहिए। इस तरह कॉलम्स बहुत ज्यादा स्क्वीज नहीं होने चाहिए, नॉर्मल उनमें बैलेंस होना चाहिए, मार्जिन होना चाहिए। वाइट स्पेसेस, अगर रिपोर्ट या आप रिपोर्ट प्रिंट करेंगे तो प्रिंट वर्जन के लिए जो है उसमें आप वाइट स्पेसेस दे दें, थोड़ा सा ब्लैंक स्पेसेस दें। लेट से किसी कंपनी के बॉस ने उस पर कुछ हैंड राइटिंग करनी है, कुछ नोट लिखने हैं या कुछ और चीज करनी है, ठीक है। दूसरा, सिंगल टाइप फेस जो है वो यूज करें, ऐसा ना हो कि कहीं पे फॉन्ट बोल्ड है, कहीं पे फॉन्ट्स का साइज कुछ और है, कहीं पे डिजाइन कुछ और है। कंसिस्टेंटली यूज करें, अगर जरूरत पड़ती है तो वो स्लाइटली चेंज किया जा सकता है। यूज सेम फैमिली ऑफ टाइप फेसेस विद इन एंड अक्रॉस डिस्प्लेज एंड रिप्रोस, जिसका मतलब ये कि फॉन्ट साइज, फॉन्ट जो है वो एक जैसा हो, ऐसा ना हो कहीं पे एरियल है, कहीं पे टाइम्स न्यू रोमन है, कहीं पे आप अपनी मर्जी से जो है वो यूज करें हैं। ओवरली फैंसी फॉन्ट्स यूज ना करें, ठीक है, कि जो फॉन्ट आपको पसंद है वो बड़ा जो है वो आपके ख्याल में देखने में अच्छा लग रहा है, उनको यूज ना करें। फैंसी का पर्पस नहीं है, यूजेबिलिटी जो है ये पर्पस है, तो इसको सामने रखकर आप कर सकते हैं। मजीद इसके अलावा अगर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, कुछ अल्फा न्यूमेरिक डेटा है, उसके लिए आपको बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे गलती हो सकती है। क्योंकि जैसे मैंने पहले बात की, एक अगर आप एक वैल्यू लिख रहे हैं 20,000 20 एंड देन 000, अब अगर आप 20 के बाद कॉमा डाल रहे हैं और वो कॉमा विजिबल नहीं है, ठीक है, और वो डॉट लग रहा है, तो ये सिर्फ 20 को शो करेगा। और अगर आप इसको कॉमा से रिप्रेजेंट करें तो ये 20,000 को रिप्रेजेंट करेगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट नंबर्स। So write justified numeric data and align columns by decimal points or other delimiter, ठीक है। जस्टिफाई करने मतलब रादर के ये कॉलम में हो, कॉलम के दरमियान में हो, इसको आप राइट पे जस्टिफाई करें, जिसका मतलब ये कि यहां पे कोई वैल्यू इंसर्ट ना कर सके, ठीक है। इस तरह टेक्सचुअल डेटा को लेफ्ट अलाइन करें। यूजुअली 30 to 40 कैरेक्टर्स पर लाइन जो है वो एनफ है। और ब्रेक लॉन्ग सीक्वेंसेस ऑफ अल्फा न्यूमेरिक डेटा इनटू स्मॉल ग्रुप्स ऑफ 3 or 4 कैरेक्टर्स। अगेन जैसा पहले भी बात की कि बहुत लॉन्ग टेक्सचुअल डेटा है, उसको बेहतर है कि 3-4 लाइंस के बाद या 3-4 कैरेक्टर्स के बाद आप स्पेस उसको दे दें। अब एक टेबल की बात करें तो ये पूरी डिजाइन टेबल है। क्यों? वही अगर हम पाइन वैली फर्नीचर की बात करें, यहां पे क्या है, इस कॉलम, ये कॉलम क्या शो कर रहा है कोई पता नहीं है, ठीक है। सो नो कॉलम लेबल, नंबर 1 ये एक इशू है इसमें। नंबर 2 ये कि सिंगल कॉलम फॉर ऑल टाइप्स, ठीक है। अभी एक ही कॉलम में हमें सारी चीजें पता चल रही हैं, यही कॉलम परचेज को भी शो कर रहा है, यही कॉलम पेमेंट को भी शो कर रहा है, यही कॉलम परचेज को भी शो कर रहा है, ठीक है, और यही कॉलम जो है वो
स्टेटस को भी शो कर रहा है। और लास्टली इसमें प्रॉब्लम यह है कि न्यूमेरिक डाटा आर लेफ्ट जस्टिफाइड। ये न्यूमेरिक डाटा है और ये आप देख सकते हैं कि लेफ्ट से ये अलाइन है, राइट से अलाइन नहीं है, ठीक है, लेफ्ट से बिल्कुल अलाइन है। सो न्यूमेरिक डाटा याद रखें, किसी भी पेरोल सिस्टम की बात करें जहां पे नंबर्स आएंगे वो राइट जस्टिफाई होते हैं, इसलिए कि कल को इसमें कोई एरर ना कर सके और कल को कोई इसमें मजीद कोई नंबर जो है वो ऐड ना कर सके। अब अगर सेम टेबल की हम अच्छे डिजाइन की बात करें, सो इट इज रिप्रेजेंटिंग अ वेरी गुड डिजाइन। क्यों? क्योंकि नंबर 1 न्यूमेरिक डाटा आर जो है वो अकॉर्डिंगली जस्टिफाइड। यहां पे देखें क्लियर एंड सेपरेट कॉलम लेबल्स एंड फॉर ईच डाटा टाइप है, ये शो कर रहा है डेट्स हैं, यहां पे ये लेबल शो कर रहा है कि ये परचेज हिस्ट्री है, यहां पे ये शो कर रहा है कि ये पेमेंट्स हैं, और पेमेंट्स जो है वो आप सारी देख सकते हैं लेफ्ट जस्टिफाइड हैं, ठीक है। इसी तरह यहां पे करंट बैलेंस देखें, ठीक है, सो ये अकॉर्डिंगली जस्टिफाइड है, ठीक है। ये स्लाइटली बोल्ड है क्योंकि ये आपकी हेडिंग्स हैं या कॉलम्स के लेबल्स हैं। इसी तरह जो है वो बाकी चीजें भी आप देख सकते हैं। सो इसके मुकाबले में आप देखें तो ये ज्यादा बेहतर डिजाइन है। सो यही वो चीजें हैं जिनका हमने ख्याल रखना है, जिनको हम जो है वो केयरफुली लेकर जो है वो आगे चलते हैं। बाज़ वक़्त आपको टेबल्स और ग्राफ्स भी यूज करने पड़ते हैं, जैसे कि ग्राफ ऐसे होने चाहिए जो कि क्विक समरी प्रोवाइड करें, ट्रेंड्स को शो कर रहे हों, कंपेयरिंग पॉइंट्स वो हों, फोरकास्टिंग एक्टिविटी जरूर उसमें होनी चाहिए कि लेट्स से अगर एक ग्राफ यूं जा रहा है, ठीक है, लीनियर जा रहा है, इसका मतलब ये है, और वो हर मंथ की प्रोग्रेस शो कर रहा है, हर मंथ में वो 10 का प्रोग्रेस शो कर रहा है, इसका मतलब है कि अगले एक मंथ भी वो प्रोग्रेस जो है वो आएगी। और सिंपल रिपोर्टिंग ऑफ वास्ट क्वांटिटीज ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब ग्राफ का मतलब ही यही होता है कि आप ज्यादा इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले फॉर्म में एक छोटे से उसमें जो है वो रिपोर्ट कर देते हैं। अब यहां पर देखें, ये टेबुलर इलस्ट्रेशन ऑफ पाइन वैली फर्नीचर है। यहां पे ढेर सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। सबसे पहले जो है वो रीजन है, रीजन मीनिंगफुल लेबल्स ऑन ऑल कॉलम्स एंड रोज, ठीक है। इसी तरह जो है वो अल्फाबेटिक टेक्स्ट इज लेफ्ट जस्टिफाइड। सो ये इसमें ढेर सारी चीजें हैं जो कि इस टेबल में हमें प्रोवाइड हैं, जैसा कि जस्टिफिकेशन है, लॉन्ग सीक्वेंस। अब जैसे हमने बात की कि आप ये लॉन्ग सीक्वेंसेस है, इसके बाद थोड़ी सी स्पेस दे दें। अब अगर आप इसको स्पेस को रिमूव करके देखें तो ये सारा बड़ा टेक्सचुअल लगेगा और रीडेबल नहीं होगा। इसी तरह सुपरस्क्रिप्ट है हमारे पास, ये जो 1 आपको नजर आ रहा है ये सुपरस्क्रिप्ट में है, ठीक है। और ये सुपरस्क्रिप्ट इसलिए होते हैं कि टेबल के अलावा अगर इसको किसी ने इसकी डिटेल्स देखनी है तो ये कॉलम पेज के डाउनवर्ड जो है उसकी मजीद डिटेल्स लिखी होती हैं। रीजन में हमने देखा है कि न्यू इंग्लैंड है, मिड वेस्ट एंड मिड अटलांटिक है, वगैरह वगैरह, ये सारी डिटेल्स हमारे पास मौजूद हैं। ग्राफ्स की अगर बात करें तो हमने देखा है कि ये ढेर सारी इंफॉर्मेशन हमें एक बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारे पास बार ग्राफ्स हैं, ये हमारे पास लाइन ग्राफ्स हैं, ठीक है। सो ये पिक्टोरियल समरी दे रहा है, जैसे कि फर्स्ट क्वार्टर में कितनी सेल्स हुई हैं, वॉल्यूम जो है, और ये 25 के साथ जो है ये मजीद 4 जीरोज हैं, इसी तरह 10 के साथ ये मजीद 4 जीरोज हैं, तो 25 लेट्स से 2500,000 जो है वो ये डॉलर्स हैं या जो भी हैं। इसके अलावा ऑरेंज लाइन किसको शो कर रही है, रेड लाइन किसको शो कर रही है, ब्लू लाइन किसको शो कर रही है, ये सारा लेजेंड भी स्पेसिफाई है। ये ट्रेंड को शो कर रहा है, तो आपने सेम इंफॉर्मेशन यहां पे भी रिप्रेजेंट की, सेम इंफॉर्मेशन यहां पे भी रिप्रेजेंट की। इसको हमने लाइन ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया, इसको अपने बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया। हम ये नहीं कह रहे कि ये ठीक है या ये बेहतर है, ठीक है। आपके पास दोनों तरीके हैं इसको रिप्रेजेंट करने के। कहने का मतलब ये है कि आप इसको अकॉर्डिंगली और बड़ा केयरफुली जो है वो आप इसको अकॉर्डिंग टू योर नीड और आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। लेट अस नाउ प्रोसीड टुवर्ड्स टू द समरी ऑफ टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन के बारे में मजीद बात की और फॉर्म्स और रिपोर्ट्स कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं वो हमने देखा। एक बिजनेस प्रोसेस डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप यूज़र क्या चाह रहा है, किस किस्म की इंफॉर्मेशन वो देखना चाह रहा है और किस किस्म की इंफॉर्मेशन को वो किस अंदाज से देखना चाह रहा है, उसको सामने रखते हुए आप फॉर्म्स और रिपोर्ट्स डिज़ाइन करें। कुछ हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिनको ज़रूर कंसिडर किया जाता है और हमने कई एग्जाम्पल्स के थ्रू देखा कि आपका पुअरली डिज़ाइन फॉर्म कैसा है और एक अच्छा डिज़ाइन फॉर्म कैसा है, आपका पुअरली डिज़ाइन टेबल कैसा है और अच्छा डिज़ाइन टेबल कैसा है, ठीक है। सो
ये सारी प्रैक्टिसेस सामने रखते हुए, चाहे वो फॉन्ट साइज को यूज करते हो, कलर को यूज करते हुए हो, उसको कैटेगराइज करते हुए हो, उसको लेबल करते हुए हो, सो ये सारी गुड प्रैक्टिसेस आप यूज करते हैं। आप चाहें तो कलर्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कलर्स को यूज करने के जहां पे कुछ फायदे हैं वहां पे कुछ नुकसान भी हैं, जिसमें स्पेशली ये है कि अगर आप कलर्स यूज करें तो आपको कलर पेयरिंग ये बहुत जरूरी है। मतलब अगर आपके सारे फॉर्म में डार्क कलर्स यूज्ड हैं तो ये बिल्कुल जो है वो यूजेबल नहीं है या बिल्कुल यूजर फ्रेंडली नहीं है। इसी तरह हमने जो टेबल्स की हमने बात की या लिस्ट्स वगैरह की हमने बात की है, उनको भी बड़ा केयरफुली डिजाइन किया जाता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, चूंकि आप इंटरफेस डिजाइन की बात कर रहे हैं, डेटाबेस डिजाइन तो आपने कर ली, अब आप इंटरफेस डिजाइन कर रहे हैं। पीछे आपकी डेटाबेस कितनी ही पावरफुल क्यों ना हो, कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, अच्छी से मुराद ये है कि उसमें प्रोसेसिंग एफिशिएंसी बहुत ज्यादा ही क्यों ना हो, अगर आपने इंटरफेस अच्छा डिजाइन नहीं किया तो आपका यूजर सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि यूजर इज मोर इंटरेस्टेड इन द फ्रंट एंड। यूजर को इससे कोई गर्ज नहीं है कि पीछे आपने ऑरेकल की डेटाबेस यूज की है या माईसीक्वल यूज किया है या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूज किया है। वो सिर्फ इस चीज में इंटरेस्टेड है कि आपने फ्रंट एंड पे डेटाबेस जो बनाई है और वो जो इंटरेक्ट कर रहा है वो कितना उसके लिए कन्वीनियंट है, कितना यूजर फ्रेंडली है। ठीक है, सो यही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि यूजर की नीड्स को सामने रखते हुए और उसकी अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट्स एंड हिज नीड्स एक प्रोटोटाइप भी बनाया जाता है, यूजर को दिखाया जाता है। इफ यूजर एक्सेप्ट्स फाइन, इफ द यूजर सजेस्ट सम चेंज तो डेवलपर उसमें चेंज करके वापस देता है, और ये साइकिल रिपीट होती रहती है उस वक्त तक जब तक कि यूजर सेटिस्फाई नहीं हो जाता कि यस दिस फॉर्म इज ओके नाउ या दिस रिपोर्ट और टेबल इज नाउ ओके फॉर मी। सो दैट वाज द समरी ऑफ टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर की में हम मजीद बात करेंगे इंटरफेस और डायलॉग डिजाइन की। हम जो है वो अप्लाई मेथड्स फॉर इंटरेक्टिंग विद द सिस्टम, इसको भी देखेंगे। वेरियस इनपुट्स, डिवाइसेस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द यूजेबिलिटी देखेंगे, और फीडबैकिंग क्या है, स्ट्रक्चर कैसे करना है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की क्या आपके चीजें कंसिडर करनी चाहिए। दीज आर ऑल गोइंग टू बी द आउटलाइंस ऑफ inshallah our next lecture. So this ends our lecture here. I hope you enjoyed it. I'll see you with more details. Until then, take care of yourself. Goodbye and Allah Hafiz.